नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को जयपुर आएंगे। पूरा कार्यक्रम आपको समझा देते हैं कि क्या कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। दरअसल भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों अधिकारियों को तैयारियां करने में जुटने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मंत्रियों अधिकारियों को बैठक में निर्देश यहां पर दिए। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश देकर कहा, महज 9 दिन में 2 बार जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में जो तैयारी है उसी अनुरूप करनी है, क्योंकि अगर 9 दिन की बात करें, 9 दिन का ये समय जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार राजधानी जयपुर आएंगे। कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हो रही है जिसको लेकर आएंगे। भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी। शाम 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। ऊर्जा खनन पर्यटन नीति की 4 दिसंबर को लॉन्चिंग होनी है। इससे पूर्व कैबिनेट कर सकती है नीतियों के प्रारूप का अनुमोदन। जो ड्राफ्ट है उसका अनुमोदन यहां पर किया जा सकता है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर विचार संभव है। जमीन आवंटन और निवेश के छूट के प्रकरण हो, सेवा नियम में संशोधन से जुड़े जो तमाम प्रकरण है उसको लेकर भी यहाँ पर विचार हो सकता है। सौर ऊर्जा से जुड़ी संयंत्रों को लगाने, इनमें निजी निवेश आमंत्रित करने को लेकर भी विचार संभव है। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन को लेकर भी विचार हो सकता है। अभी जिलों को लेकर बनी कमेटी ने हालांकि रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन अनौपचारिक रूप से नए जिलों को लेकर यहां पर विचार हो सकता है। अनौपचारिक रूप से एसआई भर्ती, तबादलों पर बैन हटाने संबंधित बिंदुओं पर भी विचार संभव है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रस्तावित कार्यक्रमों का भी अनुमोदन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी विचार संभव। तो ये वो तमाम पहलू, ये वो तमाम बिंदु जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। एक बड़ा सवाल, क्या कुलदीप बिश्नोई नहीं जाएंगे राज्यसभा? हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी जो है वो जारी है। 20 दिसंबर को चुनाव से पहले लॉबिंग हुई तेज। कृष्णलाल पंवार के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई। अब इस सीट पर कुलदीप बिश्नोई सहित 6 नेता दावेदार हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के रोल को लेकर सस्पेंस यहां पर बरकरार है, क्योंकि नतीजों के बाद से बीजेपी के कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बना ली थी। 25 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम में भी नजर नहीं आए थे, नजारा देखने को मिले थे। आपको याद होगा कि जाट नेता के नाम पर विचार कर सकती है बीजेपी, क्योंकि वो कार्यक्रम जिसमें उन्होंने दूरी बनाई थी वो कार्यक्रम हुआ था 25 नवंबर को। उसमें उन्होंने हिसार में जो कार्यक्रम हुआ था उससे नदारद मिले थे। तो ऐसे में जाट नेता के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है। उत्पल कुमार सिंह का सेवा विस्तार लोकसभा सचिवालय महासचिव के रूप में एक्सटेंशन मिला है। जानकारी आपको दे दें, 1 दिसंबर 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार बढ़ाया गया है। 30 नवंबर 2025 तक इसी कुर्सी पर करेंगे 5 साल पूरे। 30 नवंबर 2020 से लोकसभा सचिवालय महासचिव के रूप में कार्यरत। 2017 से 2020 तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं उत्पल कुमार सिंह। उनका यहाँ पे जो कार्यकाल है जो उसका विस्तार यहाँ पर होना है। और आपको बता दें कि 2017 से 2020 तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी सेवा दे चुकी है। 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर है उत्पल कुमार सिंह। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार का बड़ा कारनामा, बस में डिबेट देख रहे यात्री को नहीं रोकने पर भेजा नोटिस। दरअसल एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर को भेजा गया है नोटिस। दोनों पर आरोप है कि बस में यात्री को फोन पर डिबेट देखने से नहीं रोका। डिबेट में राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। एक डिबेट है वो चल रही थी, यात्री उस डिबेट को देख रहा था। उस डिबेट के अंदर यहाँ पर राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी हो रही थी। 1 नवंबर को शिमला से संजौली की तरफ ये बस जा रही थी। बस में डिबेट देख रहा था यात्री। शिकायत पर मुख्यमंत्री की अवर सचिव की तरफ से एचआरटीसी ने नोटिस भी जारी कर दिया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि आप जरा सोचिए कि किस तरह से यात्री डिबेट देख रहा था और उसमें डिबेट में विपक्ष पर, राहुल गांधी पर कई तरह की टिप्पणियां थी, जिसको लेकर ये निशाना साधा भी गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी यहां पर कई तरह के सवाल खड़े करे हैं।
मिल्कीपुर की टक्कर में कौन मारेगा बाजी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में 9 में से 7 सीटों पर जीत से बीजेपी को बूस्टर मिला है। अब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर लेगी बीजेपी। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के कारण यहां उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब आप जरा सोचिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा के लिए सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई, और साथ ही अयोध्या में खोए सम्मान को वापस लेना चाहती है बीजेपी। वहीं सपा के लिए 7 सीटों की हार का बदला लेने का जरिया भी है यही सीट। आम चुनाव में चर्चा में आई फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आती है मिल्कीपुर सीट। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट पर हार की बात नहीं सोची थी भाजपा ने। सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद के मुकाबले भाजपा ने फाइनल नहीं किया कैंडिडेट, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा यहां पर भी गूंज सकता है। जिस तरह से इस नारे की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी, आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में जीत भी दर्ज की है। राज्य में कृषि मंडी कारोबार ठप होगा। 1 से 4 दिसंबर तक बंद रहेगी राज्य की कृषि मंडियां। बंद में दाल, आटा, चावल, तेल, मील, मसाला उद्योग भी शामिल है। प्रदेश की सभी 247 मंडियां बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है। दरअसल कृषक कल्याण फीस 1 दिसंबर से 1% करने, राज्य के बाहर से आने वाले माल पर मंडी से इसकी वसूली, नई मिलों की तर्ज पर पुरानी मिलों में रिप्स छूट नहीं देने का विरोध कर रहे हैं कारोबारी। और ऐसे में जो संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा है इस पूरे मसले को लेकर कि 4 दिन की हड़ताल के बाद 4 दिसंबर को पुनः आम सभा में अगला फैसला होगा कि अब क्या करना है, क्योंकि हड़ताल और हड़ताल के बाद जब 4 दिसंबर आएगा तो 4 दिन की हड़ताल तब तक हो चुकी होगी। उसके बाद एक फिर से आम सभा बुलाई जाएगी और उसमें आने वाले कल को लेकर फैसला किया जाएगा। पुडुचेरी के पास आज टकरा सकता है चक्रवाती तूफान फिंगल। अधिकारी सतर्क है। आमजन से घरों में रहने की अपील यहां पर की जा रही है। हवा की गति की बात करें, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा की गति रह सकती है। ये पूरी संभावना यहां पर नजर आती है। और देखिए इस पूरे तूफान की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु पुडुचेरी में कुछ ऐसी जगह है जहां पर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी भी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो अलर्ट है। साथ ही कई ऐसे एजेंसीज हैं जो अलर्ट फिलहाल नजर आ रही है। तमिलनाडु सरकार ने आज घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। शैक्षणिक संस्थानों में आज अवकाश का भी घोषणा है वो कर दी गई है। IT कंपनियों से कर्मचारियों से घर पर ही काम करने को कहा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा आज दोपहर बाद तट के करीब ईस्ट कोस्ट से रोड जो है और ओल्ड महाबलीपुरम रोड है वहां पर सार्वजनिक परिवहन को निलंबित किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 2229 राहत शिविर बनाए गए हैं और अभी तक 164 परिवारों के कुल 471 लोगों को तिरुवरूर और नागापट्टिनम जिलों के 6 राहत शिविर केंद्रों में रखा गया है और इसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी बैठक बुलाई।